नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी है राजू और उसके मशहूर राजू पानीपुरी सेंटर की। बिजनेस को शुरू हुए पूरा 1 साल हो गया है और सच कहूं तो काम धड़ल्ले से चल रहा है। ग्राहक खुश हैं, मुनाफा आ रहा है। 1 साल का ये माइलस्टोन किसी भी उद्यमी के लिए एक बड़ा जश्न होता है ना? लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खामोश सी सच्चाई छिपी है, जिसे अक्सर नए बिजनेस ओनर्स पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और वो सच्चाई जुड़ी है राजू के उस महंगे हाई एंड स्टील के ठेले से, जिस पर उसका पूरा कारोबार टिका है। तो अब सवाल ये है कि क्या होता है जब एक बढ़िया चलते हुए बिजनेस का सबसे मेन एसेट ही पुराना होने लगे। देखिए, राजू का बिजनेस तो उड़ान भर रहा है, लेकिन उसका वो हाई एंड स्टील का ठेला अब अपनी उम्र दिखाने लगा है। ठेले की बॉडी पर खरोंचे आ गई हैं, पहियों से चरमराने की अजीब सी आवाजें आने लगी हैं, और सबसे बड़ी बात, मार्केट में अभी अभी एक बिल्कुल नया चमकदार स्मार्ट कार्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम भी लगा है। अब यहां राजू को ये बात समझनी ही होगी कि अगर इस गिरावट की सही अकाउंटिंग नहीं की गई और अभी से पैसे जोड़ना शुरू नहीं किया, तो कल को जब ये ठेला पूरी तरह टूट जाएगा, तब नया ठेला खरीदने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, जहां हम समझेंगे एसेट्स की गिरावट के 3 मुख्य पहलुओं को। वित्तीय दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है कि सभी संपत्तियां, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिरकार अपनी वैल्यू खो ही देती हैं। राजू के ठेले की कीमत गिरने के पीछे 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला है वियर एंड टियर, यानी साधारण भौतिक टूट फूट। राजू रोज अपने ठेले का जमकर इस्तेमाल करता है, जिससे उसमें खरोंचे आ गई हैं और पहिए घिस गए हैं। लेकिन दूसरा कारण है ऑब्सोलिसेंस, यानी अप्रचलन। जब मार्केट में नई तकनीक वाला वो स्मार्ट कार्ट आ गया ना, तो राजू का ठेला भले ही आज काम कर रहा हो, लेकिन उसका डिजाइन पूरी तरह से आउटडेटेड हो गया है। और ये दोनों ही फैक्टर्स संपत्ति की कीमत को बहुत तेजी से गिराते हैं। और बस यहीं पर अकाउंटिंग की दुनिया का एक बहुत ही अहम शब्द एंट्री लेता है, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। अगर सीधे शब्दों में कहें तो डेप्रिसिएशन किसी भी फिजिकल या टैंजिबल फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू में आने वाली वो गिरावट है जो समय के साथ लगातार होती रहती है। राजू का स्टील का ठेला एक टैंजिबल एसेट है, मतलब उसे छुआ जा सकता है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा इसका इस्तेमाल होगा और डेप्रिसिएशन के कारण इसकी वैल्यू धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाएगी। यह बिजनेस का एक ऐसा खर्च है जिसे हर साल रिकॉर्ड करना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, हर एसेट कोई लोहे का ठेला या मशीन तो होता नहीं है ना? एक अलग उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि राजू के पिताजी की राजस्थान में कोयले की खदान है। अब खदान कोई मशीन तो है नहीं जिसमें टूट फूट होगी। यहां हिसाब थोड़ा अलग है। इस खदान से जितना ज्यादा कोयला बाहर निकाला जाएगा, अंदर कोयले की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। तो प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में फिजिकल एक्सट्रैक्शन की वजह से आने वाली इस कमी को अकाउंटिंग की भाषा में डिप्लीशन कहा जाता है। चलिए, ये तो हो गई फिजिकल चीजों की बात। अब उन एसेट्स का क्या जिन्हें छुआ ही नहीं जा सकता? मान लीजिए राजू अपने बिजनेस को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए फिन इकोलॉजी नाम का एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाता है और इसकी लीगल फीस के तौर पर 10,000 रुपये चुकाता है, जो अगले 5 साल तक वैलिड है। इस तरह के इनटैंजिबल एसेट्स के मूल्य में समय के साथ जो कमी आती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये बिल्कुल एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। जैसे जैसे वो 5 साल बीतेंगे, इस लीगल राइट की कीमत हर साल अपने आप कम होती जाएगी। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर और समझते हैं कि इस डेप्रिशिएबल कॉस्ट की असल गणना कैसे की जाती है। एक स्मार्ट और दूरदर्शी उद्यमी को हमेशा पता होना चाहिए कि भविष्य में नई चीजें खरीदने के लिए आज ही कितने पैसे बचाने हैं। अब राजू के ठेले वाली कैलकुलेशन को हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, राजू ने वो ठेला 20,000 रुपये में खरीदा था, जो कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या ऐतिहासिक लागत है। अब राजू का अनुमान है कि यह ठेला मुश्किल से 5 साल और चलेगा, जो इसकी यूजफुल लाइफ है। 5 साल बाद जब वो इसे किसी कबाड़ी वाले को बेचेगा तो शायद 2,000 रुपये मिल जाएंगे। स्टेप 2, इस 2,000 रुपये को हम स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। और स्टेप 3, जब हम 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट में से इस 2,000 की स्क्रैप वैल्यू को घटा देते हैं, तो जो रकम बचती है वो होती है हमारी असली डेप्रिशिएबल कॉस्ट। जी हाँ, और वो रकम है 18,000 रुपये। ये 18,000 का फिगर यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20,000 का ठेला और 2,000 के कबाड़ का भाव, इन दोनों के बीच का गैप है 18,000 रुपये। असल में यही वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है जिसका नुकसान राजू को अगले 5 सालों में होने वाला है। तो उसे अपने मुनाफे में से पूरे 20,000 रुपये नहीं, बल्कि सिर्फ इस 18,000 रुपये की खर्च को ही अपने अकाउंट्स में सिस्टमैटिक तरीके से एडजस्ट करना होगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर और देखते हैं कि इस डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के वो 2 मुख्य तरीके कौन से हैं। अब राजू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस 18,000 रुपए के खर्च को अगले 5 सालों के लिए काटा कैसे जाए। इसके लिए अकाउंटिंग में 2 एकदम सटीक गणितीय रास्ते मौजूद हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM। ये बिल्कुल एक सपाट प्रिडिक्टेबल सड़क की तरह है। 18,000 को सीधा 5 सालों से डिवाइड कर दीजिए तो हर साल का फिक्स्ड डिप्रिसिएशन आएगा 3,600 रुपए। वहीं दूसरी तरफ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV। ये एक ऐसी फिसलन पट्टी की तरह है जो शुरू में बहुत ढलान वाली होती है और फिर धीरे धीरे समतल हो जाती है। इसमें एक तय प्रतिशत, मान लेते हैं 20%, हर साल बचे हुए बैलेंस पर लगाया जाता है। जैसे पहले साल 20,000 का 20% हुआ 4,000 रुपए। दूसरे साल बचे हुए 16,000 पर 20% यानी 3,200 रुपए। मतलब शुरुआती सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 4 पर, जहां हम टैक्स से जुड़ी कुछ अहम इनसाइट्स और इसके फाइनल चॉइस पर बात करेंगे। देखिए, सिर्फ गणित से परे जाकर इसके वास्तविक परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। क्या कभी सोचा है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू का तरीका इतना पसंद क्यों है? इसका सीधा सा कारण है कि ये हमारी असल जिंदगी से बिल्कुल मेल खाता है। जब राजू का ठेला एकदम नया है तो पहले और दूसरे साल में उसकी रिपेयरिंग का खर्च बहुत कम होगा, लेकिन WDV के कारण डेप्रिसिएशन का खर्च ज्यादा रिकॉर्ड होगा। वहीं जब ठेला पुराना हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन की रकम कम हो जाएगी, लेकिन रिपेयरिंग का खर्च बढ़ जाएगा। इस तरह शुरुआती और बाद के सालों में बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ने वाला कुल भार एकदम संतुलित रहता है। ये सच में एक बहुत ही लॉजिकल और दूरदर्शी तरीका है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या किसी बिजनेस की असली दौलत उसके आज के बैंक बैलेंस और कैश में होती है, या फिर उसके टूल्स और एसेट्स में आने वाली उस अपरिहार्य गिरावट के लिए पहले से ही तैयार रहने की दूरदर्शिता में? राजू की ये कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ किताबों में लिखा कोई उबाऊ शब्द नहीं है, बल्कि ये बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा और मजबूत रखने का एक बेहद प्रैक्टिकल हथियार है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से डेप्रिसिएशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो गया होगा। अकाउंटिंग के ऐसे ही और भी दिलचस्प पहलुओं को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज की इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और व्यावहारिक कहानी से शुरुआत करते हैं। फिनाइकोलॉजी चलाने वाले राजू से मिलिए। ठीक 1 साल पहले राजू ने अपने बिजनेस के लिए एकदम टॉप क्वालिटी वाले स्टील की एक शानदार चमचमाती हुई गाड़ी खरीदी थी। उस वक्त भाई वाह, क्या बेदाग और नई लग रही थी वो। लेकिन आज उस गाड़ी के पेंट पर खरोंचें आ गई हैं और इसकी पहियों से ना वो अजीब सी चर्रमाने की आवाजें आने लगी हैं। और जले पर नमक छिड़कने के लिए मार्केट में एक नया और बेहतर मॉडल भी लॉन्च हो गया है। अब राजू को अचानक एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। अगर उसने इस पुरानी होती गाड़ी के पूरी तरह से खराब होने से पहले कुछ पैसे अलग नहीं रखे तो वो नई गाड़ी कभी नहीं खरीद पाएगा। और बस यहीं से शुरुआत होती है बिजनेस की एक बेहद क्रूशल अवधारणा की, जिसे हम कहते हैं मूल्यह्रास या आसान भाषा में डेप्रिसिएशन। राजू की इस गाड़ी की कहानी काफी कुछ साफ कर देती है। जरा सोचिए, पहले साल की वो चमचमाती गाड़ी अब वैसी क्यों नहीं रही। ऐसा लगता है ना जैसे कोई डेप्रिसिएशन रूपी राक्षस धीरे धीरे उस गाड़ी के पहियों को कुतर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो वैल्यू में गिरावट हो रही है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजू आज अपने हाथ से कैश खो रहा है। उसके बटवे से आज पैसे कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये समय के साथ संपत्ति की लागत यानी कॉस्ट को बांटने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। देखिए, अगर गाड़ी की कीमत 20,000 रुपए थी तो वो सिर्फ एक दिन का खर्च नहीं था, बल्कि वो उन सभी सालों का खर्च है जब तक वो गाड़ी राजू के काम आएगी। तो चलिए अब सीधे इस मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन की अवधारणा में गोता लगाते हैं और समझते हैं इसके पीछे के लॉजिक को। शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि भाई 20,000 रुपए की चीज हर साल कम मूल्यवान क्यों होती जा रही है। सच कहूं तो ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि बिजनेस चलाने की एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। ये पक्का करती है कि कोई भी बिजनेस अपने मुनाफे का बिल्कुल सही और सटीक हिसाब लगा सके। सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये कि डेप्रिसिएशन किसी संपत्ति के बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू में होने वाला कोई रैंडम उतार चढ़ाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मूर्त अचल संपत्ति यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू में होने वाली एक परमानेंट, लगातार और धीरे धीरे होने वाली गिरावट है।
और ये सिकुड़न मुख्य रूप से 3 वजह से होती है। पहला, रोजमर्रा के इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट, जैसे राजू की गाड़ी के पहियों का घिसना। दूसरा, समय का बीतना। जी हाँ, भले ही आप एसिड का इस्तेमाल ना करें, लेकिन समय और मौसम उसकी वैल्यू कम कर ही देते हैं। और तीसरा कारण है अप्रचलन या ऑब्सोलेसेंस। ये तब होता है जब अचानक तकनीक बदल जाती है और मार्केट में एकदम नए और एडवांस्ड मॉडल आ जाते हैं। वैसे हमारी स्रोत सामग्री कुछ और दिलचस्प शब्दों के बारे में भी बात करती है, जिन्हें अक्सर डेप्रिसिएशन का ही भाई बहन माना जाता है। चलिए इन्हें फटाफट क्लियर कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। जब हम तेल के कुओं या कोयले की खदानों जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वहां संपत्ति के कम होने को रिक्तीकरण या डिप्लीशन कहा जाता है। दूसरी तरफ जब पेटेंट या कॉपीराइट जैसी इंटेंजिबल यानी अमूर्त संपत्तियों की वैल्यू समय के साथ कम होती है, तो उसे परिशोधन यानी अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और जैसा कि हमने अभी बात की, नई टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी चीजों का आउटडेट हो जाना अप्रचलन या ऑब्सोलेंस कहलाता है। ये टर्म्स असल में हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अलग-अलग एसेट्स की वैल्यू किस तरह से गिरती है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाए। इसके लिए हमें बस 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले एसेट की मूल लागत या ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें उसे खरीदने से लेकर उसे सेटअप करने तक का पूरा खर्चा शामिल होता है। दूसरा है कबाड़ मूल्य, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। मतलब जब इस एसेट की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये कबाड़ में कितनी की बिकेगी। और तीसरा है इसका उपयोगी जीवन यानी यूजफुल लाइफ, जिसका मतलब है कि यह एसेट कितने सालों तक बिजनेस के लिए कमाई करके देगी। अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब आप मूल लागत में से स्क्रैप वैल्यू को घटा देते हैं तो आपको मिलती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, और बस इसी लागत को उस एसेट के काम करने वाले सालों में उचित रूप से बांट दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्यह्रास की विधि चुनना। अब राजू इस दुविधा में है कि वो इस गिरावट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाए। अकाउंटिंग की दुनिया में इस काम के लिए 2 मेन तरीके हैं। पहला है सीधी रेखा विधि या स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। इसे आप एकदम सपाट सड़क की तरह सोच सकते हैं। इसमें होता यह है कि हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 2000 रुपए, सीधे सीधे कम कर दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। लेकिन दूसरी विधि है अपलिखित मूल्य विधि यानी रिटन डाउन वैल्यू WDV मेथड। ये एक हल्की ढलान की तरह है जो धीरे धीरे कम तीखी होती जाती है। इसमें हम करंट बुक वैल्यू के एक फिक्स परसेंटेज की कटौती करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शुरुआत के सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा कटता है और बाद के सालों में कम। और मजे की बात बताऊं, इनकम टैक्स अधिकारी असल में इसी WDV मेथड को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की स्थिति के काफी करीब है। आखिर शुरुआती सालों में मशीनें काम भी तो ज्यादा करती हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि 5 सालों में राजू की गाड़ी की बुक वैल्यू दोनों तरीकों से कैसे अलग-अलग घटती है। जरा ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड वाली टाइमलाइन में गिरावट हर साल बिल्कुल एक जैसी, एकदम कांस्टेंट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आप साफ देख सकते हैं कि पहले साल में वैल्यू एकदम तेजी से गिरती है, दूसरे साल थोड़ी कम होती है और 5वें साल तक आते आते ये गिरावट बहुत ही छोटी हो जाती है। ये चार्ट हमें बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि आप जो भी तरीका चुनते हैं वो न सिर्फ आपकी बैलेंस शीट पर एसेट की वैल्यू को बदलता है, बल्कि हर साल आपके द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले प्रॉफिट पर भी सीधा असर डालता है। तो चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं प्रावधान बनाम संचय की तरफ, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सुरक्षा जाल का काम करते हैं। अब जरा अपना ध्यान सिर्फ एसेट की वैल्यू ट्रैक करने से हटाकर इस बात पर लगाते हैं कि एक स्मार्ट बिजनेस ओनर भविष्य की अनिश्चितताओं से खुद को कैसे बचाता है। इसे समझने के लिए 2 जार या डिब्बों की कल्पना करते हैं। पहला जार है प्रावधान यानी प्रोविजन का। इसमें राजू वो सिक्के डालता है जो उसे पता है कि कल को किसी स्पेसिफिक सिरदर्द के लिए काम आने वाले हैं, जैसे गाड़ी की मरम्मत का बिल या मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइंट जो शायद पैसे ना दे। इसे अकाउंटिंग में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये पैसा आपको अलग रखना ही रखना है, चाहे आपने मुनाफा कमाया हो या नहीं। अब आते हैं दूसरे जार पर, जो है संचय यानी रिजर्व का जार। ये पैसा राजू अपने बिजनेस फिनोलॉजी के भविष्य के विकास के लिए बचा रहा है, शायद अपनी दुकान को और बड़ा करने के लिए। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जिसका सीधा मतलब है कि आप ये पैसा तभी गुल्लक में डाल सकते हैं जब आपने सच में कोई मुनाफा कमाया हो। अब बिजनेसेस इन बचाए गए मुनाफों को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटते हैं, ये भी जान लेते हैं।
एक होता है सामान्य संचय या जनरल रिजर्व, जो किसी भी अचानक आई मुसीबत के लिए होता है, जबकि विशिष्ट संचय या स्पेसिफिक रिजर्व किसी खास टारगेट के लिए बनाया जाता है। इसी तरह जो पैसा आप अपने रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन से कमाते हैं उसे आयगत संचय या रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, और कोई बड़ा फायदा जैसे किसी एसेट को बेचने से हुआ मुनाफा वो पूंजीगत संचय यानी कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है गुप्त संचय या सीक्रेट रिजर्व का। ये तब बनता है जब कोई कंपनी जानबूझकर अपनी एसेट्स पर डेप्रिशिएबल कॉस्ट से कहीं ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देती है। एक तरह से ये एक इनविजिबल रेनी डे फंड यानी अनदेखी गुल्लक की तरह काम करता है। ये आपको बैलेंस शीट पर साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन कंपनी को अंदर ही अंदर फाइनेंशियली बहुत मजबूत बना देता है। अब आते हैं अपनी आवश्यक अकाउंटिंग प्रविष्टियों पर, और इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आखिर किताबों में कैसे दर्ज होते हैं। भाई थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन राजू अपने रजिस्टर में इन चीजों की एंट्री कैसे करेगा? अकाउंटिंग में इसके स्टेप्स बहुत ही लॉजिकल और मैकेनिकल हैं। देखिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी खर्च है, तो सबसे पहले हम मूल्यह्रास खाते यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और सीधे संपत्ति खाते को क्रेडिट कर देते हैं। कई बार इन सबको एक ही जगह इकट्ठा करने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया जाता है। इसके अलावा जब एसेट को आखिर में बेचा जाता है तो उसके लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट काम में लाया जाता है। और हाँ, अगर राजू को लगता है कि कुछ क्लाइंट्स पैसे मार लेंगे तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेगा। इससे होता ये है कि जो मुनाफा आज वो अपनी किताबों में दिखा रहा है वो एकदम हवा हवाई नहीं रहता, बल्कि हकीकत के बहुत करीब होता है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एसेट के भविष्य के स्क्रैप वैल्यू का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर दूसरे दिन नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई भी बिजनेस अपनी एसेट्स के फ्यूचर स्क्रैप वैल्यू की एकदम सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक हवा में तीर मारने जैसा है, या इसके पीछे सच में कोई डीप साइंस काम कर रही है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हमेशा कुछ न कुछ अनिश्चितताएं और छिपी हुई परतें होती ही हैं। ये सच में सोचने वाली बात है कि अकाउंटिंग के नियम इन अनिश्चितताओं को कैसे बैलेंस करते हैं। इस विषय पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो किसी भी बिजनेस की रीढ़ होता है, इंटरनल सेफ्टी नेट्स यानी आंतरिक सुरक्षा जाल। देखिए, कागजों पर दिखने वाला मुनाफा अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होता। किसी भी व्यवसाय को लंबी रेस का घोड़ा बनाने के लिए प्रोविजंस और रिजर्व्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये जादुई फाइनेंशियल जाल किसी भी बिजनेस को बचाते हैं और बढ़ाते भी हैं। चलिए एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। इस पूरे विषय को हम 6 छोटे छोटे और दिलचस्प हिस्सों में कवर करेंगे। मिलान सिद्धांत से शुरू करके अदृश्य रिसाव, प्रोविजंस, रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व्स और आखिर में समझेंगे कि डेप्रिसिएशन दिखाना कोई चॉइस क्यों नहीं है। तो बिना देर किए भाग 1 से शुरू करते हैं, द मैचिंग प्रिंसिपल यानी मिलान सिद्धांत। यही वो बुनियादी नियम है जिसके कारण इन सारे सुरक्षा जालों का जन्म होता है। अकाउंटिंग की दुनिया में एक बड़ा ही मशहूर उसूल है, कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता। अगर इसे आसान भाषा में कहूं तो अच्छे की उम्मीद तो जरूर करें, लेकिन हमेशा सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। मतलब जब तक मुनाफा हाथ में न आ जाए तब तक जश्न मत मनाइए, लेकिन अगर किसी नुकसान की जरा सी भी आहट हो तो उसके लिए आज ही पैसे अलग रख लीजिए। अब जरा इस नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले को देखिए। एक आम इंसान सोचता है कि सेल हुई, खर्चा निकाला और जो बचा वो मुनाफा। लेकिन असली कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। सही और सच्चा मुनाफा निकालने के लिए आपको कई ऐसे खर्चों को भी घटाना पड़ता है जो सामने से दिखाई ही नहीं देते। और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे भाग 2 पर, अदृश्य मूल्य रिसाव। एक ऐसा लीकेज जो बिजनेस को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर सकता है, डेप्रिसिएशन। तो फिर इस नुकसान से बचने का रास्ता क्या है? चलिए भाग 3 की तरफ मुड़ते हैं, प्रावधान यानी प्रोविजंस। इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। प्रोविजन बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये प्रॉफिट के खिलाफ एक मैंडेटरी चार्ज है। मतलब आपको अपने रेवेन्यू में से इस हिस्से को काटना ही पड़ेगा, भले ही आपको सटीक अमाउंट न पता हो। सही मुनाफा जानने के लिए ये शर्त पूरी करनी ही होती है।
इसे आप एक एक्सपेक्टेड हेडेक जार की तरह विजुअलाइज कीजिए, वो परेशानियां जो आनी ही आनी हैं। राजू जानता है कि ठेले की मरम्मत करवानी पड़ेगी, तो वो अपना प्रॉफिट गिनने से पहले कुछ पैसे इस जार में डाल देता है। ये पैसा उन परेशानियों के लिए है जो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मान लीजिए राजू ने आसपास के ऑफिस वालों को 1000 रुपए का उधार दिया है। अब उसे पास्ट पैटर्न से पता है कि लगभग 5% लोग शायद पैसा न चुकाएं, तो वो पहले से ही 50 रुपए अलग रख लेगा। एकदम सिंपल और सेफ। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, संचय यानी रिजर्व्स। ये प्रोविजन वाले हेडेक जार से बिल्कुल अलग चीज है। देखिए, रिजर्व कोई बिल या मैंडेटरी खर्चा नहीं है, ये तो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। यानी आपके सारे जरूरी खर्चे और प्रोविजन निकालने के बाद जो बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन प्रॉफिट बचता है, उसी में से ये बचत की जाती है अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए। इसे आप अपना फ्यूचर ग्रोथ जार कह सकते हैं। अगर राजू का सपना है कि वो पूरे शहर में अपने स्टॉल की चेन खोलें या फिर कल को कोई भयंकर आर्थिक मंदी आ जाए, तो यही बचाए हुए पैसे यानी यही रिजर्व्स उसके बिजनेस की ढाल बनेंगे। अब ये रिजर्व्स भी 2 तरह की होते हैं। पहला, रेवेन्यू रिजर्व्स, जो रोजमर्रा के काम से हुए मुनाफे से बनते हैं और जिन्हें डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटा जा सकता है। दूसरा है कैपिटल रिजर्व। मान लीजिए राजू ने अपना कोई पुराना ठेला बेच दिया और उस पर उसे मुनाफा हुआ। ये रोज का काम तो है नहीं, तो ये एक्स्ट्रा पैसा जाता है कैपिटल रिजर्व में, जिसे आप आसानी से डिविडेंड में नहीं बांट सकते। प्रोविजन और रिजर्व के बीच के इस महामुकाबले को आप इस टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, प्रोविजन आपके प्रॉफिट पर एक चार्ज है, जिससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है। वहीं रिजर्व प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, जिसका आपके टैक्स पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। और हाँ, बैलेंस शीट में भी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जगहों पर बैठते हैं। चलिए, अब हम अकाउंटिंग के थोड़े रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 5, गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व्स। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी बैलेंस शीट पर तो खुद को थोड़ा कमजोर दिखाए, लेकिन असल में वो बहुत अमीर हो लीगली? ये सवाल बड़ा ही दिलचस्प है और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये एक तरह की अकाउंटिंग ट्रिक है। कंपनियां जानबूझकर अपने एसेट्स पर जरूरत से ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा देती हैं या अपने स्टॉक की वैल्यू कम आंकती हैं। इससे होता क्या है, उनकी बैलेंस शीट पर एक छिपा हुआ बफर बन जाता है जो किसी को नजर नहीं आता। और जब बिजनेस बुरे दौर से गुजरता है तो इन्हीं सीक्रेट फंड्स को बाहर निकालकर वो अपनी स्थिति मजबूत दिखा देते हैं। है ना कमाल की चीज? इन सारी बातों को समेटते हुए हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आखिर मैंडेटरी क्यों है। बस इस चेकलिस्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, ताकि आप बिजनेस का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकाल सकें। दूसरा, ताकि आपको याद रहे कि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश नहीं जा रहा लेकिन वैल्यू लीक हो रही है। और तीसरा, ताकि बैलेंस शीट पर आपकी संपत्तियों की एकदम सही और रियलिस्टिक वैल्यू दिखे। इसके बिना आपकी अकाउंटिंग बुक्स कभी भी ऑडिट रेडी नहीं हो सकती। तो चलते चलते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट और मुनाफे से भरी दिख रही है, लेकिन उनके पास फ्यूचर के लिए ना कोई प्रोविजन है ना कोई रिजर्व। तो क्या वो कंपनी सच में प्रॉफिटेबल है या फिर वो बस अपनी बर्बादी के दिन को आगे खिसका रहे हैं? सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगली बार जब भी कोई बैलेंस शीट पढ़ें तो इन छिपे हुए सेफ्टी नेट्स को खोजना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।